हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग। ये हमारा एक क्विक रिवीजन की सीरीज होने वाली है जिससे कि आपको एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। मशीन लर्निंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए जो लर्निंग होती है उससे क्या हम समझते हैं। ओके, व्हेन वी सी एंड डेटा thousands, millions, trillions of time, our mind generate some patterns between the numbers and the object. From there we started learning. जब हम कोई चीज़ बहुत बार देखते हैं, बहुत बार, 1000 टाइम्स, मिलियन टाइम्स, ट्रिलियंस टाइम, तो हमारा माइंड क्या करता है, जनरेट कर देता है पैटर्न्स। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं लर्न करना। ओके, एक एग्जांपल देना चाहूँगी जिससे कि आपकी एक बेसिक फाउंडेशन क्रिएट हो जाए। लाइक एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, हाउ मच मार्क्स स्कोर ऑन द बेसिस ऑफ द हार्स ऑफ स्टडी। जितना वो पढ़ेगा उतने बेसिस पे ही उसके मार्क्स आने वाले हैं। जैसे कि वो 2 हार्स पढ़ रहा है तो उसके जो मार्क्स है वो 20 हार्स, 20 मार्क्स आएंगे। 5 हार्स पढ़ रहा है देन उसके मार्क्स आएंगे 50। 9 हार्स पढ़ रहा है 90। 3 हार्स पढ़ रहा है 30 मार्क्स। तो ये जो हमारा हार्स हो गया वो तो हमारे हो गए एक्स, उसको मैंने टैग कर दिया एक्स से। और जो हमारे वाई, जो हमारे ये मार्क्स है उसको मैंने टैग कर दिया वाई से। अब हम देखते हैं, एज वी कैन सी दैट द अबव डेटा सेट मेकिंग एन पैटर्न। ये जो अबव डेटा सेट है एक तरीके का पैटर्न ही बना रहा, हम देख सके तो हम लाइक 10 10 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। सो ये जो y इक्वल्स टू 10x हमारी एक इक्वेशन बन गई। ओके, जो 10 है वो हमारा एक पैटर्न जनरेट हो रहा था जिसको हम बोल रहे हैं एक्सपीरियंस। ओके, सो व्हाट विल बी द एक्सपीरियंस एंड मार्क्स बिटवीन द 6 हार्स। अगर हम 6 हार्स पढ़ रहे हैं तो हमारे मार्क्स कितने जनरेट करेंगे, हम ये देखते हैं। लाइक y इक्वल्स टू 10 × x, जो हमारा 10 था वो तो हमारा एक्सपीरियंस हो गया, और जो हम 6 हार्स की स्टडी कर रहे थे उसका मल्टीप्लाई करके हमें पता चल गया, अगर मैं 6 हार्स पढ़ रही होंगी तो हमारे जो मार्क्स है वो आएंगे 60। ओके, सो यू कैन ओनली फाइंड वाई इफ़ यू नो एक्स एंड एक्सपीरियंस। हम ना वाई तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास एक्स और एक्सपीरियंस हमें पता हो। एक इक्वेशन बना दी, वाई इक्वल्स टू पी एक्स। जो हमारा वाई था जो हमने पढ़े थे ये तो हमारे क्या हो गए, ये हो गए हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम बोलते हैं प्रिडिक्टर्स बोलते हैं। एंड क्या है ये, जो हमारे एक्स है वो तो हमारे हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड जो ये पी था एक तरीके का पैटर्न जनरेट कर रहा था जिसे हम बोलेंगे कॉफिशिएंट या फिर एक वेटेज क्रिएट कर रहा है। ये तो हो गई हमारी अभी एक लीनियर इक्वेशन। अभी हम इसको एक्सटेंड करेंगे आगे के साथ। ओके, लाइक हम आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हम एक्चुअल में कैसे ये डाल रहे होगे मशीन में। मैंने पहले इंपोर्ट करी लाइब्रेरी numpy जिसे मैंने लाइज दिया np। ये क्या करेगी, इट विल कन्वर्ट द डाटा विच ml सपोर्ट। ये डाटा को कन्वर्ट करेगी जो ml सपोर्ट करता है। अगर मेरे पास स्मॉल डाटा सेट है देन आई कैन यूज numpy, एंड इफ आई हैव लार्ज डाटा सेट देन आई कैन यूज pandas। तो मैं CSV फाइल वहाँ से अपलोड कर सकती हूँ फॉर दी लार्ज डाटा सेट। तो मैं क्या कर रही हूँ, x इक्वल्स टू मैंने फिट कर ऐसे x इक्वल्स टू np डॉट एरे फंक्शन, मैंने एरे यूज़ करा जो था हमारे पास 2 3 5 9। अगर मैं 2 हार स्टडी कर रही हूँ तो मेरे वाई में कितनी वैल्यू जारी होगी, 20। हाँ, 20 मार्क्स की मैं स्कोर कर रही होंगी। ओके, 3 हार्स अगर मैं स्टडी कर रही होंगी देन आई विल स्कोर 30 मार्क्स। तो ये तो मेरे डाटा हो गया, मेरा डाटा। अब क्या कर रही हूँ मैं, फ्रॉम एस के लर्न डॉट लर्न मॉडल इम्पोर्ट कर रही हूँ मैं एक लीनियर रिग्रेशन। ओके, ये क्या कर रहा है कि दिस विल यूज टू क्रिएट अ माइंड। ये जो एस के लर्न डॉट लीनियर मॉडल है ये क्या करेगा कि हम इसे यूज करेंगे कि माइंड को क्रिएट करने के लिए। ओके, लाइक मॉडल इक्वल्स टू द लीनियर इक्वेशन। हमने क्या कर दिया, ये एक इक्वेशन बना दी। ओके, ये क्या कर रही है, माइंड क्रिएट करेगी अभी जो अभी एम्प्टी है। ओके, सो वी नीड टू फिट द माइंड मॉडल और वी नीड टू ट्रेन द माइंड मॉडल ऑन द अबव डाटा। जो हमारा ये अबव डाटा था उसके बेसिस पे ना माइंड को ट्रेन करेंगे। ये क्या है, मॉडल डॉट फिक्स डॉट एक्स वाई। जो हमारा एक्स और वाई की वैल्यू थी हमने उसमें फिट फंक्शन में डाल दी। अब क्या कर रहे हैं, हम फीडिंग कर रहे हैं, जो फीडिंग कर रहे हैं अपना जो एंटायर डाटा को किसमें, माइंड में। ओके,
अब ये लाइन है क्या करेगी, क्रिएट कर देगी हमारी एक लीनियर इक्वेशन जो बिहाइंड द सीन हमारी इस तरीके से नहीं दिखा रही, y इक्वल्स टू पी एक्स, है ना। ओके, सो अब है हमारा ये जो डॉट फिट फंक्शन है क्या करता है, ये ऑलवेज एक्सेप्ट करता है डाटा को टू डायमेंशन में। देयर फॉर वी नीड टू फर्स्ट क्रिएट अ टू डायमेंशन, इसलिए हमें टू डायमेंशन क्रिएट करने की नीड है। लाइक एक्स इक्वल्स टू एक्स डॉट रीशेप, एक्स का क्या कर रही हूँ मैं, जो डाटा था उसे रीशेप कर रही हूँ टू डायमेंशन में बनाने के लिए, -1, 1 ऐसे ही मैं वाई के साथ कर रही हूँ। अब मैं करूँगी मॉडल को फिट, अब मेरे को ये एरर नहीं देगा। ओके, like now the model mind has learned the data, and now we can see that the experience coefficient captured by the mind, हम देख सकते हैं ये जो मॉडल है हमारा माइंड है उसने डाटा से सीख लिया है और ये अब एक्सपीरियंस अपना पैटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो हम एक फंक्शन रन करेंगे लाइक मॉडल डॉट सी ओ ई एफ कॉफिशेंट, देखने के लिए कि हमारे पास क्या कॉफिशेंट आ रहा होगा, क्या एक्सपीरियंस आ रहा होगा। तो हमारे पास ये आउटपुट में आया एरे ब्रैकेट में 10। अब ये 10 क्या था, ये देख पा रहा है कि यहाँ पे 10 का पैटर्न बन रहा था। ओके, तो ये तो 10 जो आया है हमारे पास आउटपुट में वो तो हमारे पास हो गया एक्सपीरियंस और कॉफिशेंट हो गया। सो अब मैं ईजिली अपने जो y की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकती हूँ। लाइक मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, मैं 7 की वैल्यू प्रिडिक्ट करना चाहती हूँ। मैंने डबल ब्रैकेट्स तो लिए है ये, बिकॉज जो डेटा है वो टू डायमेंशन में होगा ऑपरेट। आउटपुट आ गया मेरे पास 70। सो ये देख सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न 7 हार्स अगर मैं स्टडी कर रही हूँ देन आई विल स्कोर 70 मार्क्स। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ओके, अब हम एक ग्राफ देख लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन क्या है ये जो एक्स और वाई में। ओके, जो एक्स एक्सेस है उसे तो मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल बोल दिया है जो कि मेरी हार्स को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि मेरे एक्स था। एंड जो जो डिपेंडेंट है वो मेरा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई थिंक आई एम डूइंग मिस्टेक, सो ओके, दोबारा से सुनिए। ये जो मेरा एक्स एक्सिस है ये है मेरे हार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि जो मेरा मार्क्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस को। इसमें क्या है कि मेरे पास एक डेटा सेट दिया है, अब डेटा सेट की मदद से समझिए। ये जो 7 है अगर मैं 7 हार्स स्टडी कर रही हूँ तो मेरे को कितने मार्क्स मिलेंगे, 70 मार्क्स मिलेंगे। लाइक आई एम स्टडिंग दी 7 हार्स देन आई विल गॉट दी 70 मार्क्स। ओके, ये ऐसे ही करके 5 हार्स पढ़ रही हूँ तो 50 मार्क्स मिलेंगे, 3 हार्स पढ़ रही हूँ तो मेरे को 30 मार्क्स मिलेंगे, 1 हार पढ़ रही हूँ तो देन आई विल गेट 10 मार्क्स। तो इसके बीच में से ये जो लाइन है कंटिन्यूस फॉर्म में जा रही होगी। ओके, एंड ये जो मेरे डॉट डॉट है ये मेरे हो गए डेटा पॉइंट्स हो गए। ओके, सो अगर मेरी लाइन जो कंटिन्यूअस है तो ये मेरी लाइन हो गई एक रिग्रेशन लाइन, और इसे मैं प्रिडिक्शन लाइन भी बोलती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बोला है द गिवन लाइन विच यू गिव यू द कंटिन्यूस डाटा, ये हमें जो लाइन है वो कंटिन्यूस डाटा दे रही है तो वो हमारी क्या हो गई, ये प्रिडिक्शन लाइन हो गई और इसे हम रिग्रेशन लाइन बोलेंगे। ओके, एंड द डाटा इज लीनियर, जो हमारा डाटा है वो लीनियर है। सो वी कैन एबल टू फाइंड द रिग्रेशन एंड द कंटिन्यूस डाटा। तो इसकी मदद से हम इजली रिग्रेशन और कंटिन्यूस डाटा इजली फाइंड कर सकते हैं अपनी प्रिडिक्शन लाइन पे। देयरफॉर ये हमारी हो गई लीनियर रिग्रेशन हो गया। अब इसके ग्राफ भी दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो लीनियर ग्राफ भी हो सकता है और एक नॉन लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ में क्या हो गया, हमारे पास एक प्रिडिक्शन लाइन हो गई जो स्ट्रेट है, बट इन द केस ऑफ द नॉन लीनियर ग्राफ हमारे पास ये जो प्रिडिक्शन लाइन है ये टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, मीन्स डिसकंटिन्यूस भी चल सकता है। ओके, अब हम ये जो ग्राफ बनाते हैं किसकी मदद से बनाते हैं, हम एक पाइथन में लाइब्रेरी होती है मैटप्लॉटलिब, उसकी मदद से हम ग्राफ क्रिएट करते हैं। ओके, फॉर्मूला अब हमारा क्या होगा लीनियर रिग्रेशन का, y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस बी। अब हम सोचेंगे यार ये सी एक्स प्लस बी कैसे आ गया। सो देखिए y तो हमारा क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल, जो x था वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। ओके, जो c है हमारा वो c हमने आपको बताया था पैटर्न जनरेट कर रहा था, क्या था हमारा ये कॉफिशिएंट मीन्स वेट, एंड b है हमारा इंटरसेप्ट मीन्स बायस।
अब ये बायस कहाँ से आ गया आप सोचेंगे, तो हम एक बात कंसिडर कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं अगर जो x है वो हमारा ज़ीरो भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो हमारा डेटा सेट था, लाइक ये तो हमारा x था, ओके, एंड ये था हमारा y। अगर मेरा x ज़ीरो हो गया मीन्स मैंने स्टडी नहीं करी, तो क्या मैं मार्क्स भी ज़ीरो गेट करूँगी? सो इस सिनेरियो को भी हम पढ़ते हैं, like if you want to predict a marks on the number of the hours you study, what if you don't study and get the marks? क्या होगा कि मैं स्टडी ही ना करूँ और मेरे को एग्जाम में दे दूँ, क्या होगा? इट इज़ इम्पॉसिबल दैट इफ़ यू स्टडी ज़ीरो हार्स एंड यू विल गेट अ ज़ीरो मार्क। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर मैं ज़ीरो हार्स स्टडी कर रही हूँ मीन्स एक्स, क्या मैं ज़ीरो मार्क्स ही वो करूँगी, मिलेंगे मुझे? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बल्कि जो हमारा जो टीचर है वो भी हमें ज़ीरो मार्क्स नहीं देने वाला, कॉमन सी बात है। तो क्या है ये जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास एक बायसनेस आ जाती है। देयरफॉर वी हैव अ बायस इन अबव द लीनियर इक्वेशन। जो हमारे पास ये अबव इक्वेशन है y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस बी, यहाँ पे हमारे पास बायस आ गया। एक अनदर एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी, लाइक अगर हम कंपनी में जाते हैं जॉब करने, सैलरी किसको, एक एक्सपीरियंस गाय को भी मिलती है एंड सैलरी फ्रेशर को भी मिलती है। अब क्यों मिलती है? जो एक्सपीरियंस गाय है उसके पास तो एक्सपीरियंस है, दैट्स वाई उसे सैलरी मिल रही है। बट जो फ्रेशर गाय जाते हैं उनको सैलरी क्यों मिल रही है? उनके पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। बिकॉज उनको सैलरी इसलिए मिल रही है क्योंकि कुछ उनके लिए बायस सेट हो गया है कि हाँ, अगर आप फ्रेशर हो आप खाली हाथ नहीं जाओगे, आपको भी कुछ पैसे मिलेंगे। ओके, वो हमारा बायस हो गया कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं सुपरवाइज एंड दी अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या डिफरेंस है। सुपरवाइज लर्निंग में क्या है कि इनपुट ये यूज करता है नॉन एंड दी लेबल डेटा को एज एन इनपुट, बल्कि इन द केस ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग ये यूज करता है अननोन डेटा को एज एन इनपुट। ओके, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है हमारी सुपरवाइज लर्निंग में? ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बल्कि जो हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग है वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, इनपुट अगर हम रियल टाइम में देखें तो सुपरवाइज में क्या है, ये यूज़ करता है ऑफ टाइम एनालिसिस को, और जो हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग है वो यूज़ करता है हमारा रियल टाइम एनालिसिस करता है डेटा पे। ओके, सुपरवाइज तो हमारा ऑफ टाइम एनालिसिस कर रहा था, बल्कि जो हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग है वो हमारा रियल टाइम एनालिसिस कर रहा था। ओके, नंबर ऑफ क्लासेस हमारी क्या है सुपरवाइज लर्निंग में? हमें नोन होती है, पता होती है सुपरवाइज लर्निंग में। बट इन द केस ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग जो हमारी क्लासेस होती है वो हमारी नहीं पता होती, नॉट नॉन होती है। ओके, सुपरवाइज लर्निंग में जो एक्यूरेसी देखी जाए तो ये थोड़ा एक्यूरेट भी होता है और रिलायबल भी होता है। बट इन द केस ऑफ दी अनसुपरवाइज लर्निंग ये मॉडरेट और एक्यूरेट चलता रहता है और रिलायबल जो रिलायबल रिजल्ट होते हैं ना वो दे देता है। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं हमारी रेनफोर्समेंट लर्निंग। ये क्या है? रेनफोर्समेंट जो लर्निंग है वो एक फीडबैक बेस्ड मशीन लर्निंग टेक्निक है। क्या है? फीडबैक बेस्ड मशीन लर्निंग टेक्निक इन विच एन एजेंट लर्न टू बिहेव इन एन इन्वायरमेंट, जिसमें क्या होता है कि जो एजेंट है वो सीखता है कि कैसे बिहेव करना है इन्वायरमेंट में बाय परफॉर्मिंग द एक्शन, अपने एक्शंस को परफॉर्म करता है और सी करता है जो उसे रिजल्ट मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन। एक एग्जाम्पल है, लाइक फॉर ईच गुड एक्शन के लिए क्या है कि जो एजेंट है उसको मिलेगा गुड गुड मिलेगा कि पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। बल्कि अगर वो बैड एक्शन करेगा हमारा एजेंट तो उसे क्या है कि मिलेगा नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, या फिर पेनल्टी होगी, मीन्स कुछ नेगेटिव में चलेगा उसके पॉइंट्स। इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं, लाइक हमारे पास ये है एक गर्ल है, वो क्या कर रही है, स्टिक थ्रो कर रही है, और जो हमारा डॉग है वो एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। लाइक अगर ये जो है गर्ल अगर ये स्टिक थ्रो करेगी तो क्या करेगा, एजेंट उसे कैच करेगा, और जब एजेंट उसके पास कैच करके लाएगा तो क्या उसे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। मीन्स यहाँ पे क्या है, एजेंट के कुछ गुड एक्शन हो रहे हैं, देन एजेंट विल गेट अ गुड फीडबैक, एंड इफ ही इज डूइंग द बैड actions then he will get the bad feedback. Okay,
सो बेसिकली हमें ये याद रखना है, मेनली ये रिवॉर्ड एक्शन फीडबैक बेसिस पे ये वर्क करती है हमारी रेनफोर्समेंट लर्निंग। अब हम टाइमलाइन पढ़ लेते हैं कि हमारी जो हिस्ट्री थी मशीन लर्निंग की वो कैसे कैसे चालू हुई थी, स्टार्ट हुई थी। ओके, 1812 एंड 1913 में क्या हुआ कि मैथमेटिकल फाउंडेशन हुई हमारी मशीन लर्निंग की। एंड द लेट 1940s में क्या हुआ कि फर्स्ट कंप्यूटर ये आगे इसमें प्रोसेसिंग होने लग गई थी अबाउट दी मशीन लर्निंग। एंड 1950 में क्या हुआ कि बर्थ हुआ मशीन लर्निंग का। फिर 1951 एक साल बाद ही फर्स्ट जो हमारा न्यूरल नेटवर्क था उसके बारे में जानकारी और आगे बढ़ी। 1974 में क्या हुआ कि कॉइनिंग ऑफ द टर्म मशीन लर्निंग ये और एस्टेब्लिश होने लगी और फॉर्म होने लगी। 1996 में क्या हो गया, जो मशीन ना उसने बीट कर दिया एक मैन को इन दी गेम ऑफ द चेस के गेम में। 1996 में बीट कर दिया था मशीन ने। ओके, 2006 एंड 17 और अभी तक क्या है कि ये बैक प्रोपोगेशन एक्सटर्नल मेमोरी एक्सेस एंड द अल्फागो ये चला था। और आज भी हमारा जो मशीन लर्निंग का फ्यूचर है वो और एक्सटेंड हो रहा है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। ओके, अब है हमारे पास एप्लीकेशंस क्या क्या है मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग की बहुत सारी एप्लीकेशंस है, जैसे कि हमारे पास हम मेडिकल डायग्नोसिस में यूज़ कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में, ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन में। ओके, सेकेंड है हमारे पास वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट में, ईमेल स्पैम एंड मालवेयर फिल्टरिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार में, एंड द प्रोडक्ट रिकमेंडेशन लाइक नेटफ्लिक्स में मैं जब कोई देखती हूँ वेब सीरीज़ तो मुझे दूसरे रिकमेंड भी होती है, तो यहाँ पे हमारा रिकमेंडेशन भी सिस्टम यूज़ होता है। लाइक ट्रैफिक प्रिडिक्शन में यूज़ होती है हमारी मशीन लर्निंग, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, इमेज रिकॉग्नाइजेशन एंड ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन। तो ये थी हमारी मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस, हम एग्जाम में ये लिख सकते हैं। ओके, एडवांटेजेस एंड दी डिसएडवांटेजेस क्या हो गए हमारे मशीन लर्निंग के। एडवांटेजेस हो गए कि ये ईजिली आइडेंटिफाई कर लेती है ट्रेंड को और पैटर्न को। और सेकंड एडवांटेज हम ये दे सकते हैं कि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की नीड नहीं होती। थर्ड है कि ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करती रहती है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। फोर्थ है इसमें हैंडलिंग मल्टी डायमेंशनल एंड द मल्टी वैरायटी ऑफ डाटा को ये ईजिली हैंडल कर सकती है। फिफ्थ में क्या है, ये वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। ओके, डिसएडवांटेजेस हो गए इसके डेटा एक्विजिशन। सेकेंड है टाइम एंड रिसोर्सेज, मीन्स ज़्यादा हार्डवेयर भी यूज़ कर सकती है ये, कंप्यूटेशनल पावर मीन्स। थर्ड है हमारे पास ये इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। एंड फोर्थ है हाई एरर सस्पेक्टेबिलिटी। ओके, अब हम पढ़ते हैं ANN, हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है। जो ये टर्म है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये कहती है ये ड्राइव हुई है एक बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क से। बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क मीन्स ह्यूमन का जो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है कि वहाँ से ये टर्म ड्राइव हुई है, जो डेवलप करती है एक स्ट्रक्चर ह्यूमन ब्रेन की तरह, मीन्स सिमिलर टू द ह्यूमन ब्रेन की तरह। ओके, जिसके पास क्या है, न्यूरॉन इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। ओके, जो ANN है मीन्स आर्टिफिशियल जो न्यूरल नेटवर्क है उसके पास भी न्यूरॉन्स है जो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से बाय यूजिंग द वेरियस लेयर ऑफ द नेटवर्क। क्या यूज़ करके, जो वेरियस लेयर बनी हुई है नेटवर्क की उससे कनेक्ट यूज़ करके इंटरकनेक्टेड है हमारे न्यूरॉन्स। बायोलॉजिकल डायग्राम हो गया हमारे पास, लाइक इसमें ये जो हमारा है ये हमारा हो गया सेल न्यूक्लियस, और ये जो बाहर है ये हमारे इसके सेल के डेंड्राइट्स। एंड ये जो हमारी ये जा रही है ये हमारी होगी एक्सॉन एंड ये हो गई हमारी साइनेप्स। ये हमारा बायोलॉजिकल डायग्राम है। अगर हम मैपिंग करके देखें कि कैसे वर्क करता है, कि ये जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन का जो नेटवर्क है ये तो हमारे ह्यूमन ब्रेन्स के लिए टर्म्स यूज़ हो गई, बट इन द केस ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम ये टर्म्स को यूज़ कैसे करेंगे। ओके, ये जो डेंड्राइट है ये क्या है कि हमारे इनपुट लेते हैं
आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, बल्कि इन द ह्यूमन ब्रेन्स ये डेंड्राइट्स वहाँ से इनपुट लेते हैं। इन द केस ऑफ द सेल न्यूक्लियस में क्या है, सेल न्यूक्लियस को हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के केस में नोड बोल सकते हैं, साइनेप्स को बोल सकते हैं हम। कितना ये वेट देख रहे होगे, किस फीचर्स को कितना ये इंपॉर्टेंस दे रहे होगे, वेट दे रहे होगे। एक्सॉन हो गया हमारा ये जो आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। ओके, हमारे पास एक ये डायग्राम है, ये हमारे पास इनपुट लेयर है। ओके, ये हमारे वेट्स हो गए और ये हमारा न्यूरॉन, और इसमें यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, सेवरल प्रोसेसिंग, देन इट विल गिव जनरेट द आउटपुट। ओके, अब जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है वो भी वेरियस लेयर से मिलके बना है। फर्स्ट तो होगी हमारी इनपुट लेयर, जहाँ से हम उसे इनपुट दे रहे हैं, डाटा को फीड कर रहे हैं, और उसके अंदर भी हमारी बहुत सारी हिडन लेयर हो सकती है अकॉर्डिंग टू दी हम किस प्रोग्राम के लिए वर्क कर रहे हैं। हिडन लेयर में क्या होता है, इंटरनल प्रोसेसिंग होती है, देन ये हमारा जनरेट करता है आउटपुट को। ओके, अब हम समझते हैं कि हमारा क्लस्टरिंग क्या होता है। क्लस्टरिंग एक तरीके का प्रोसेस है जो डिवाइडेड करा गया है डेटा सेट को इनटू दी ग्रुप्स। जो डाटा सेट्स है ना हमारे, उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, क्लस्टरिंग ने ये करा है। ओके, अब ये कंसिस्ट करता है सिमिलर डाटा पेन्स को, सिमिलर डाटा जो हमारे पॉइंट्स है उसको कंसिस्ट करता है हमारा क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग इज अ टाइप ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग। ये एक तरीके की अनसुपरवाइज लर्निंग का टाइप है जो यूज होती है जब हमारे पास जो डाटा अनलेबल फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल है हमारे पास, ये मेरे पास एक ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे बहुत सारा स्कैटर डाटा है और कुछ कुछ सिमिलर और मिक्स डाटा है। तो क्लस्टरिंग क्या करेगा कि उनको इकट्ठा कर देगा और उनकी ग्रुपिंग कर देगा सेम और सिमिलर डाटा को। हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं, मेरे पास ये बहुत सारे फ्रूट्स है, ये हमें एक रॉ डाटा हो गया। एल्गोरिथम क्या करेगी, उनको अलग अलग डिवाइड कर देगी, उनकी ग्रुपिंग कर देगी, लाइक एप्पल, पीस, स्ट्रॉबेरी। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं कि जो हमारी क्लासिफिकेशन है और उसमें क्लस्टरिंग में क्या अंतर है, डिफरेंस पढ़ते हैं हम। जो क्लासिफिकेशन है वो तो हो गया हमारा, यूज होती है अनसुपरवाइज लर्निंग के लिए, बल्कि जो क्लस्टरिंग है वो यूज होती है हमारी अनसुपरवाइज लर्निंग के लिए। क्लासिफिकेशन सुपरवाइज के लिए यूज होती है और जो क्लस्टरिंग है वो अनसुपरवाइज लर्निंग के लिए यूज होती है। ओके, बेसिक क्या है इसमें कि जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासीफाई करती है ऑन द बेसिस ऑफ क्लास के लेबल। जितने भी क्लास के लेबल्स है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन ने क्या करा, क्लासीफाई कर दिया। बल्कि जो हमारा क्लस्टरिंग है उसमें क्या होता है, ये ग्रुप करती रहती है बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटी विदाउट द हेल्प ऑफ लेबल। क्लस्टरिंग में ग्रुपिंग हो जाती है सिमिलैरिटी के बेसिस पे और विदाउट द यूज ऑफ द लेबल्स हम इसमें क्या हो सकता है कि क्लस्टरिंग हो जाती है। क्लासिफिकेशन में क्या चीज़ की नीड है, क्या चीज़ की ज़रूरत है, इट हैज़ लेबल्स सो देयर इज़ अ नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। अगर इसके पास लेबल्स है मीन्स तो इसमें हमें ट्रेनिंग और टेस्टिंग की नीड है, करनी पड़ेगी ट्रेनिंग और टेस्टिंग। ट्रेनिंग और टेस्टिंग से क्या होता है कि हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमारा मॉडल क्रिएट हुआ है वो सही है या नहीं है। बट क्लस्टरिंग के केस में क्या होता है कि हमें इसमें नीड नहीं होती ट्रेन करने की डाटा सेट को। ओके, क्लासिफिकेशन में कॉम्प्लेक्सिटी की बात करी जाए तो ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है क्लासिफिकेशन, और जो हमारा क्लस्टरिंग होता है वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, एग्जाम्पल्स अगर हम देखे जाए तो क्लासिफिकेशन के हैं हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नेव बेस क्लासीफायर, एसवीएम मीन सपोर्ट वेक्टर मशीन। और क्लस्टरिंग के एग्जाम्पल देखे जाए तो हमारे पास हो गए के मीन्स क्लस्टरिंग, एल्गो, फजी, सी मीन्स एल्गोरिथम, गॉसियन, ईएम एल्गोरिथम, ईएम क्लस्टरिंग एल्गो। ओके, ये तो हमने डिफरेंस पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन एंड द क्लस्टरिंग में डिफरेंस पढ़ लिया। अब हम देखेंगे जो क्लस्टरिंग की है वो वेरियस टेक्निक क्या है कि हम किस किन चीज़ों से क्लस्टरिंग कर सकते हैं। क्लस्टरिंग हम कर सकते हैं एक तो हायरार्किकल एंड द पार्टीशनल। ओके, हायरार्किकल एंड द पार्टीशनल। हायरार्किकल में भी दो चीज़ें डिवाइड हो गई, एक तो डिविसिव एंड द एल्गोमेट्रिक, एंड द पार्टीशन में हो गया हमारे पास सेंट्रॉइड, मॉडल बेस, ग्राफिक थ्योरेटिक एंड द स्पेक्ट्रल। ओके, अब हमारा है डिसीजन ट्री पढ़ते हैं हम। डिसीजन ट्री क्या होता है, डिसीजन ट्री मतलब निश्चय करने वाला ट्री। ओके, लेट्स स्टार्ट। डिसीजन ट्री में होता है कि
डिसीजन ट्री की जो एल्गो है वो फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द सुपरवाइज लर्निंग। ये जो डिसीजन ट्री है ये इसकी एल्गो आती है सुपरवाइज लर्निंग की कैटेगरी में आती है। किसकी कैटेगरी में आती है? सुपरवाइज लर्निंग की कैटेगरी में आती है। डिसीजन ट्री यूज द ट्री की रिप्रेजेंटेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन विच द ईच लीफ नोड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द क्लास लेबल एंड द रिप्रेजेंटेड ऑन द इंटरनल नोड ऑफ द ट्री। डिसीजन ट्री क्या करता है? एक ट्री के रिप्रेजेंटेशन को यूज करता है जिसमें क्या करता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जिसमें कि जो ईच लीफ नोड है, लीफ मतलब जो लीफ अंदर की नोड्स है वो कॉरेस्पॉन्ड होती है हमारी क्लास के लेबल से, कनेक्टेड होती है और वो रिप्रेजेंट करती है इंटरनल स्टेट ट्री की, कैसे ट्री बन रहा है। ओके अब जो कुछ टर्म्स है जो यूज़ होती है हमारे डिसीजन ट्री में, जैसे कि हो गई हमारी एक तो रूट नोट हो गई, लीफ नोट हो गई। स्प्लिटिंग मीन्स हम इसको अलग कर रहे हैं, टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। ब्रांचिंग मीन्स जो रास्ता हो गया कहाँ कहाँ से निकल रहा है। ओके सब ट्री मीन्स एक ही ट्री के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस का एक अलग ही ग्रुप बन गया है, वो हो गया हमारा सब ट्री। प्रूनिंग मीन्स उससे अलग कर रहे हैं पार्ट को, पेरेंट एंड चाइल्ड। ये हमारी कुछ टर्म्स है जो डिसीजन ट्री में हमारी यूज़ होती है। ओके हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमारे पास जैसे डिसीजन ट्री का एग्जांपल है लिया है मैंने, कि इसमें क्या है कि इज पर्सन फिट और नॉट, क्या हमारा जो पर्सन है वो फिट है या अनफिट है। अब हम देखते हैं, अगर जो पर्सन है उसकी एज 30 से लेस है, अगर लेस है मीन्स यस, तो वो पिज़्ज़ा खाता है या नहीं, यहाँ पे भी हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। अगर वो खाता है तो मतलब वो अनफिट है, अगर वो नहीं खाता तो इट मीन्स वो फिट है, अगर वो नहीं खाता तो मतलब वो फिट है। अगर मेरे जो पर्सन है उसकी एज क्या है, 30 से बड़ी नहीं है, तो वो क्या एक्सरसाइज करता है या नहीं। अगर करता है तो वो फिट है, अगर करता नहीं है एक्सरसाइज देन इट ही इज अनफिट। तो आप इस एग्जाम्पल से इजीली समझ सकते हैं हमारा डिसीजन ट्री कैसे वर्क करता है एक्चुअल में। ओके एडवांटेजेस क्या है हमारे पास डिसीजन ट्री के? एक तो इसमें हम क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं क्या हो रहा है, देख सकते हैं इजली। सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ये बहुत सिंपल है और इतना इजी है जैसे कि हमारे जो इफ एल्स के केसेस होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। ओके थर्ड हमारे पास कैन हैंडल कर सकता है बोथ द क्लासिफिकेशन एंड द रिग्रेशन प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता है, और ये कैन हैंडल भी कर सकता है कंटिन्यूस और द कैटेगोरिकल वेरिएबल, और ये हैंडल कर सकता है मिसिंग वैल्यूज़ को। सिक्स है हमारे पास लेस ट्रेनिंग टाइम इसमें नीड होती है, बट इन द केस अगर हम इसके डिसएडवांटेज पढ़े, इसमें कभी ओवरफिटिंग भी हो जाती है, मीन्स इतनी जो ट्री की ब्रांचेज है इतनी एक्सपेंड हो गई जिससे कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है डिसीजन लेने में। ओके सेकंड है हमारे पास, इसमें तो ओवरफिटिंग आ गई। सेकंड है हमारे पास हाई वेरिएंस। थर्ड है ये अनस्टेबल रहता है। फोर्थ है इफेक्टेड हो सकता है नॉइस से। फिफ्थ है ये सुटेबल नहीं है हमारे लार्ज डेटा सेट्स के लिए। ओके अब हम पढ़ते हैं बेसियन बिलीफ नेटवर्क क्या होता है। ओके बेसियन बिलीफ नेटवर्क में क्या होता है, ये डील करता है प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट्स के साथ। किसके साथ डील करता है? ये हमारा प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट्स के साथ डील करता है, और ये यूज़ करता है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। ओके और हम अपने बेसियन बिलीफ नेटवर्क को बेस नेटवर्क भी बोलते हैं, बिलीफ नेटवर्क भी बोलते हैं, डिसीजन नेटवर्क भी बोलते हैं, और बेसियन मॉडल भी बोलते हैं। और इसके ना दो पार्ट्स हैं, एक तो डायरेक्टेड आइसाइक्लिक ग्राफ एंड द सेकंड है हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। ओके डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ का अगर हम एग्जांपल ले तो एक फैमिली की हिस्ट्री अगर हम देख रहे हैं उसमें कैंसर है, तो पॉजिटिव अगर एक्सरे है तो क्या है, जो लंग कैंसर के होने के रीजंस भी हो सकते हैं, भाई कैसे हो गया उसे कैंसर, इतनी सारी डिसीजेज है, स्मोकिंग करता होगा या ओके या इंसीमिफिया होगा, या फिर उससे होगा डायस्नीफिया होगा। मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग दी रॉन्ग बट इट्स ओके, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो ये हमारा हो गया डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ।
का एग्जाम्पल जो हमारा पार्ट है बेसिन बिलीफ नेटवर्क का। अब हम पढ़ते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की टेबल एक होती है हमारी बेसिन बिलीफ ग्राफ में। लाइक हम ऐसे बना सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, लाइक पी सी फॉर ए। हमने एक ऐसे टेबल बना दी, इसमें ए इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 1, सी इक्वल्स टू 1 एंड सी इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि हमारा एसवीएम क्या होता है। एसवीएम होता है हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन। सो क्या होता है हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन कि ये सुपरवाइज लर्निंग की एक एल्गोरिथम है जो यूज़ होती है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए इसका ऑब्जेक्टिव है एसवीएम का कि ये फाइंड करती है हाइपर प्लेन और ये क्लासीफाई करती है डेटा पॉइंट्स को। डायमेंशन ऑफ द हाइपर प्लेन है वो किस पे डिपेंड करेगी कि नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं। ओके, एप्लीकेशन हो गई हमारे पास एसवीएम की, कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक टेक्स्ट एंड हाइपर टेक्स्ट के क्लासिफिकेशन के लिए, सेकंड है इमेज क्लासिफिकेशन के लिए, थर्ड रिकॉग्नाइजेशन करता है ये हैंड राइटिंग करेक्टर्स को, फोर्थ है हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस एंड इंक्लूडिंग प्रोटीन का क्लासिफिकेशन भी हम एसवीएम की मदद से कर सकते हैं। ओके, जेनेटिक एल्गोरिथम हमारी जो जीए हम उसे बोलते हैं उसकी अब हम पढ़ेंगे। जेनेटिक एल्गोरिथम अब पढ़ते हैं। ओके, बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक जो टर्म्स यूज होती है हमारी जेनेटिक एल्गोरिथम में वो क्या क्या है। लाइक पॉपुलेशन, क्रोमोसोम्स, जीन्स, एलाइल, फिटनेस फंक्शन एंड द जेनेटिक फंक्शन। हम देख सकते हैं कि जो जेनेटिक फंक्शन है, जितनी भी सारी बायोलॉजी की टर्म्स है ह्यूमन से रिलेटेड, सारी ये मिलती जुलती नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो जेनेटिक एल्गोरिथम है कहती क्या है एक्चुअल में। जो जेनेटिक एल्गोरिथम है वो एक ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिथम है जो यूज़ होती है सॉल्व करने के लिए एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को। ऑप्टिमाइजेशन अपनी प्रॉब्लम एक प्रोड्यूस करती है, सॉल्यूशन उसका। और जो ये दिस एल्गोरिथम इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ द इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम। ये जो एल्गोरिथम है एक सबसेट है किसका, इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम का। ओके, जेनेटिक एल्गोरिथम के पास क्या है, एक बेटर इंटेलिजेंस है किससे, रैंडम सर्च से। इसके पास रैंडम सर्च से भी ज़्यादा बेटर इंटेलिजेंस है हमारी जेनेटिक एल्गोरिथम के पास। ओके, अब हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम है इसका, लाइक इनिशियल हमारी पॉपुलेशन है वो आगे प्रोसीड हुई, इसका इवोल्यूशन हुआ, देन उसका सिलेक्शन हुआ, क्रॉस ओवर, म्यूटेशन, म्यूटेशन के बाद क्या हुआ कि वो वापस से आई, फिर से उसका इवोल्यूशन हो गया। ऐसे हमारी क्या है ये जेनेटिक एल्गोरिथम का हम फ्लो चार्ट दिखा सकते हैं। ओके, अब डिफरेंस बिटवीन हम पढ़ लेते हैं कि जो डेटा साइंस है एंड द मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है। जो डेटा साइंस है वो एक फील्ड है अबाउट process and system to extract data from the structure and the सेमी स्ट्रक्चर डाटा। ये एक तरीके की फील्ड है जो प्रोसेस करती है एंड द सिस्टम्स को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं डाटा को, कहाँ से, एक तो स्ट्रक्चर से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डाटा को और सेमी स्ट्रक्चर से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और लाइक हमारा जो डेटा साइंस है, क्या क्या टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं डेटा साइंस में, लाइक सेस, टैबलो, अपाचे, स्पार्क, मैटलैब एंड ये जो टूल्स है हम इसमें डेटा साइंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हो गए हमारे पास फ्रॉड डिटेक्शन, हेल्थ केयर एनालिसिस। ओके, मशीन लर्निंग में क्या है कि इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि क्या डिफरेंस है इसमें। जो मशीन लर्निंग है वो एक तरीके की फील्ड है जहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, गिव्स कंप्यूटर द कैपेबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। कंप्यूटर को एक कैपेबिलिटी दे देते हैं जिससे कि कंप्यूटर क्या कर सके, सीख सके विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। ओके, इसके जो हम ऐसे जो टूल्स हैं हम यूज़ कर सकते हैं मशीन लर्निंग में, लाइक अमेजोन का जो लेक्स है, IBM वाटसन स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ML स्टूडियो एंड जो टूल्स है हम यूज़ कर सकते हैं मशीन लर्निंग में। मशीन लर्निंग के हमारे पास एग्जांपल्स हो गए जी, रिकमेंडेशन सिस्टम, जैसे कि नेटफ्लिक्स में, स्पॉटिफाई में सॉन्ग हमें रिकमेंड करता है हमारे मूड के बेसिस पे कि हम अगर ये सॉन्ग सुन रहे हैं तो हमारे पास हैप्पी भी दिखा सकता है और वो भी दिखा सकता है, सेड वाले भी। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास डेटा साइंस एंड दी मशीन लर्निंग के बीच में डिफरेंस। एंड ये हमारी यूनिट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं वेरी क्विकली। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन क्लिक माई देन
like my video and just subscribe my channel. Okay, thank you.